Hello students, so this is our next lecture. We are covering Indian polity through more than 500 plus MCQs. We have become a family of 46 subscribers and this feels so good. I mean, मैंने इतना तो नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी, कि मतलब एक विद इन ए वीक ओनली हम लोग इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, बिकॉज कंटेंट ही कंटेंट है, कोई इधर उधर की मतलब एक्साइटिंग बातें नहीं करती हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि इतने लोग कंटेंट पढ़ना चाहेंगे। बट सीरियसली यार, मतलब आप सारे लोग सिंसियर हो, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड मैं चाहती भी यही थी कि आप जैसे ही कैंडिडेट्स जुड़ें। एक कोई बच्चे का डाउट आया था कि हिंदी मीडियम, देखो मुझे ना हिंदी मीडियम में सारों की वो डेफिनेशन नहीं पता हो, मतलब क्या बोलते हैं वो कैब नहीं पता होगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बोलते हैं, आई नो, मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स ये भी पता है। इसके अलावा पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति। बट मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं सारे वर्ड्स हिंदी में बोलूँगी, लेकिन अगर आपको बेसिक टर्म्स इंग्लिश की पता है ना, तो एक्सप्लेनेशन में आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा वैसी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स की समझ ही ना आए आपको। ट्राई करो, समझ आ जाएगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द टेनर एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, SIC के बारे में है। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि दे कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years और until they attain the age of 65 years. Option number 2 says that the salaries and allowances payable to and other terms of conditions and service state information commissioner की shall be the same as that of the high court judge, कि जो सैलरीज अलाउंसेस और बाकी जो सर्विस कंडीशंस है ना, वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और हाई कोर्ट जज की सेम रहेंगी। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ऑल राइट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. It means it is established under some law, some act. So there is an act, RTI Act. It is established under Right to Information Act of 2005. This act protect citizens' right to access of information, ठीक है, from state public authorities. SIC में एक हमारे पास होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक हमारे पास होते हैं वन और मोर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. इन सब का फिक्स टेनर होता है 5 year का, एंड देयर रिटायरमेंट एज इज़ 65 years. 65 years इज़ देयर रिटायरमेंट एज. क्योंकि इनके पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. अंडरस्टूड. नाउ स्पीकिंग अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, उसकी सैलरी अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इक्विवेलेंट होती है इलेक्शन कमिश्नर के. इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसके इक्विवेलेंट होती हैं. और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होती हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के इक्विवेलेंट होती हैं. अंडरस्टूड. So first option is correct, but the second option is not correct. So 1 only is the right answer. Let's see some explanation. They hold office for 5 years or until they attain the age of 65 years. Reappointment के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं. जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सर्विस कंडीशन सेम होती हैं जो इलेक्शन कमिश्नर की होती हैं. जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है ना, उनकी सर्विस कंडीशन सेम होती हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं. सो अंडरस्टूड द पॉइंट. अच्छा, गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर इनको रिमूव कर सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन कौन से? फॉर इंस्टांस लेट्स से इंसॉल्वेंसी है या फिर मोरल टर्पिट्यूड. मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है कि डिसऑनेस्टी अगर है, किसी ने फ्रॉड किया है या किसी ने सीरियस मोरल एक तरह से कंडक्ट डिसऑबे किया है, तो उस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है. फिज़िकल या मेंटल इनकैपेसिटी है, या फिर अगर उनका कहीं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
सो उन सारे ग्राउंड्स पर गवर्नर उनको रिमूव कर सकता है। एक और ग्राउंड होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर प्लस इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर प्लस इनकैपेसिटी, ये आपको पता सुना भी होगा ये चीज़। ये यूपीएससी के मेंबर्स के लिए भी होता है, स्टेट पीएससी के मेंबर्स के लिए रिमूवल के लिए भी एक ग्राउंड होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नर को पहले मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट एलिगेशंस अपहोल्ड करता है ओनली देन गवर्नर उनको रिमूव कर सकता है। अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो गवर्नर बेसिकली उनको रिमूव करता है एंड द ग्राउंड्स आर दिस एंड दिस, एंड देर इज़ अनदर ग्राउंड विच इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ता है। अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ऑप्शन 1, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas a high court can issue writs or not only for the enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. The Supreme Court and High Court can issue writs against a person or government throughout the territory of India. While the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction under Article 332, the High Court may refuse to exercise their writ jurisdiction under Article 226. बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। पहला ऑप्शन कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट और मैटर्स के लिए भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए रिट इशू कर सकता है। तीसरा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता है, बट हाई कोर्ट मना कर सकता है। So which statement should be correct here? See, you know that there is Article 32 and there is Article 226. There are two articles, right? Article 32 speaks about the writ jurisdiction of Supreme Court. Article 226 speaks about the writ jurisdiction of High Court. Writ jurisdiction का मतलब है writ issue करना। रिट्स पता है ना आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट इशू करने के लिए। रिट एक तरह का फॉर्मल ऑर्डर होता है, फॉर्मल ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है ना वो लॉ के अंडर ही काम कर रही हैं। ठीक है, रिट की पावर जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को दी गई है ना। दोनों कोर्ट्स सेम रिट्स इशू कर सकती हैं। जैसे हमारी जो रिट्स थी ना, हेबियस कॉर्पस थी, पिछले सेशन में भी पढ़ी थी, सर्टियोरेरी थी, प्रोहिबिशन थी, मेंडामस थी, को वारंटो थी। सो ये पांचों तरह की रिट्स दोनों कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, बट कुछ सारे डिफरेंसेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर can issue writs only for the enforcement of fundamental rights. Now you do understand the meaning of enforcement here. Enforcement means you can go to the court for violation of fundamental rights. Directly go to the Supreme Court and Supreme Court can issue the writs. हाई कोर्ट की जो पावर है वो इस मामले में थोड़ी सी वाइडर है। हाई कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं करता है, वो कोई भी अदर लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। सो इट इज़ वाइडर, हाई कोर्ट की पावर वाइडर है। बट व्हेन इट कम्स टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना, कि वो जो रिट है वो कितनी टेरिटरी में लागू रहेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बड़ा है।
सो सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया रिट इशू कर सकता है। अंडरस्टूड। सो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ना, एपेक्स पता है ना, एपेक्स पीसेस पे मतलब जो सबसे ऊपर होता है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी और एनी वेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नॉर्मली रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है या फिर जिन स्टेट्स का वो हाई कोर्ट है जहाँ तक उसकी जुरिस्डिक्शन है उसी में ही रिट इशू कर सकता है, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो कोज ऑफ एक्शन है, मतलब अगर कोई फैक्ट है ऐसा जिसकी वजह से लीगल डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और वो डिस्प्यूट उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इंक्लूडेड भी है, कुछ इंक्लूडेड है कुछ एक्सक्लूडेड है, तो उस केस में उसमें आउटसाइड भी रिट इशू कर सकता है। बट वो लिमिटेड ही होता है ना, जो स्टेट इन्वॉल्व है ना बस वही उस टेरिटरी में इंक्लूड रहेगा, वही उस जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड रहेगा। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज नेचर ऑफ द रेमेडी। नेचर ऑफ द रेमेडी, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 जो है ना वो खुद भी फंडामेंटल राइट है कि हम मतलब जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, राइट। तो ये खुद भी फंडामेंटल राइट है, मगर मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिफ्यूज़ करता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसको वायोलेट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कांट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन, अंडरस्टूड। एंड दैट इज़ वाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था कि दिस आर्टिकल 32 इज़ एक्चुअली द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टूड। बट आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट थोड़े ही है, दिस इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। सो अगर आप सीधा हाई कोर्ट के पास जाते हो तो हाई कोर्ट आपको मना कर सकता, हाई कोर्ट मे रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन, आपको मना कर देगा कि वो रिट इशू नहीं कर सकता, वो हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकता है, अंडरस्टूड। हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज़ कर सकता है बट सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35, इसमें 32 इंक्लूडेड है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना रिट के लिए वो खुद भी फंडामेंटल राइट है। एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अंडरस्टूड। सो ये 3 डिफरेंसेस हमें याद रखने हैं बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ द हाई कोर्ट। तो उस हिसाब से ये तीनों चीज़ें, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रिट तो याद है ना सभी को, द टाइप्स ऑफ रिट्स दैट वी डिस्कस्ड, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है क्या? एक तो हमारे पास थी हेबियस कॉर्पस, एक तो रिट हमारे पास थी हेबियस कॉर्पस जिसमें टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर दिया है उस केस में सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस रिट। देन द सेकेंड रिट वॉज मेंडामस, मेंडामस में क्या होता है, वी कमांड, इसमें जो कोर्ट है वो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक या स्टैट्यूटरी बॉडी को ये बोलता है कि आप अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सो परफॉर्म यूर ड्यूटी, वी कमांड दैट। थर्ड रिट वॉज प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी, दोनों को एक साथ याद करना, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी। प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोक देना, प्रोहिबिट कर देना। सर्टियोरेरी में क्या होता है कि आई मीन टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। ये दोनों ही रिट्स हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। प्रोहिबिशन की रिट तब इशू की जाती है जब कोई एक्शन ले लिया है, आई मीन लोअर कोर्ट कोई प्रोसीडिंग करने जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर देना कि भाई ये आपके अंडर नहीं आता है। सर्टियोरेरी में क्या होता है कि पहले से ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन प्रोसीडिंग हो चुकी है लोअर कोर्ट में, सर्टियोरेरी में पहले से ऑलरेडी प्रोसीडिंग हो चुकी है लोअर कोर्ट में और हायर कोर्ट उसके ऑर्डर को क्वेश कर देता है,
ठीक है, डिस्कार्ड कर देता है। सो सर्ट्योरेरी एक तरह की करेक्टिव रिट होती है, करेक्टिव रिट, एक्शन लिया जा चुका है बट उसको करेक्शन करना, सी से याद रख सकते हो, सी है ना। प्रोहिबिशन इज लाइक ए प्रोटेक्टिव रिट, कि एक्शन लेने ही ना देना, रोक देना। बाकी को वारंटो तो आपको पता ही है, को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। आपने पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर लिया, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो बाय व्हाट अथॉरिटी, सो को वारंटो उसमें इशू की जाती है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। When it is imposed, the president can assume to himself any of the powers vested in the governor. बताओ। ओके, सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। लास्ट एक सेशन में मैंने आपको ये चीज़ थोड़ा सा मेंशन भी करी थी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो 2 ओनली इसका राइट आंसर है। सी लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज अनएबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ठीक है, मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नर को लगता है, याद रखना गवर्नर रिपोर्ट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कैरी आउट की जा सकती है। सो इन सब केसेस में प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम किया जा सकता है। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। पहली बात, पहला चेक्स एंड बैलेंस क्या है, इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट रन इनडेफिनेटली। दूसरा रूल ये है कि उसको लोकसभा प्लस राज्यसभा का अप्रूवल चाहिएगा विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स इट शुड बी अप्रूव्ड। अगर पार्लियामेंट फेल हो जाती है अप्रूव करने से तो प्रोक्लेमेशन ऑटोमेटिकली सीजेस टू ऑपरेट, ख़त्म हो जाएगा प्रोक्लेमेशन। अगर मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व्ड है तो याद होगा आपको कि अगर प्रोक्लेमेशन अप्रूव करने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो जब नेक्स्ट लोकसभा आएगी तो उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज तक वो प्रोक्लेमेशन एक्टिव रहेगा। बट इसमें राज्यसभा को पहले वो प्रोक्लेमेशन अप्रूव करना पड़ेगा। सो जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है इट मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 डेज, अदरवाइज प्रेसिडेंट का जो रूल है वो लैप्स हो जाएगा। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 विल लैप्स। ओके, वंस प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड, एक बार अगर मान लो ये लग गया तो ये 6 मंथ्स तक ऑपरेटेड रहता है। इट रिमेन्स इन फोर्स 6 मंथ्स एट ए टाइम, प्रोवाइडेड हर 6 मंथ में पार्लियामेंट को एक्सटेंशन करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट करता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो एट द मैक्स 3 साल तक रह सकता है। इट कैन कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा कंटिन्यू करना है तो उसमें कुछ सारी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी देश में लगी हुई है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। सो इन 2 केसेस में जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, बट अदरवाइज देयर इज़ ए मैक्सिमम पीरियड विच इज़ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम पीरियड। स्पीकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट के पास बहुत एक्सटेंसिव पावर्स आ जाती हैं ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट।
जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं जो नॉर्मली गवर्नर करता है या फिर स्टेट के कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को नहीं ले सकता, लेकिन प्रेसिडेंट कोई ऐसा पर्सन असाइन कर सकता है या फिर पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो यहाँ के सारे जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो पार्लियामेंट करेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और गवर्नर की जो पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। सो एक तरह से पूरा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, फेडरल नहीं रहता, यूनिटरी हो जाता है ड्यूरिंग आर्टिकल 356। पढ़ सकते हो यहाँ पर, प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 2 months। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा और राज्यसभा को विद इन 2 months करना पड़ेगा इसको अप्रूव। इफ़ लोकसभा इज डिसॉल्व तो 30 days का टाइम पीरियड दिया जाएगा फर्स्ट सीटिंग से, बट इन द मीन टाइम राज्यसभा शुड हैव अप्रूव्ड इट। एक बार अप्रूव करने पर 6 महीने तक चलता है, हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल का होता है। प्रेसिडेंट जो है सारे फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के और गवर्नर की पावर्स एज्यूम कर लेता है और डिक्लेयर कर देता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करी जा रही हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। He must be at least 35 years of age to be appointed as the Advocate General of the state. His remuneration is decided by the governor. Advocate General के बारे में क्वेश्चन है, only 1, only 2, only all 3, none of the above. ऑल राइट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है ये। हमने पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में तो पढ़ा है, एडवोकेट जनरल के बारे में नहीं पढ़ा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गवर्नर अपॉइंट करता है? बिल्कुल सही है, गवर्नर अपॉइंट करता है। सेकंड ऑप्शन एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफिस। थर्ड ऑप्शन हिज रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही है, उसकी जो रेम्यूनरेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, गवर्नर डिसाइड करता है। सो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सी आर्टिकल 165, हमारा जो आर्टिकल 76 था ना वो किसका था? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का था, है ना, सॉरी अटॉर्नी जनरल का था। एडवोकेट तो अभी पढ़ेंगे हम। अटॉर्नी जनरल विच इज़ नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अच्छा, 76 में 89 ऐड करो, 165 ना, सेंटर का जो आर्टिकल है ना, सेंटर का जो आर्टिकल है उसमें अगर आप 89 प्लस करते हो तो आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। अंडरस्टूड? स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू सी कि हाँ स्टेट का आर्टिकल क्या है। सो यहाँ पर आर्टिकल 165 किसके बारे में है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में है। ये क्या होता है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है जो अटॉर्नी जनरल यूनियन के लिए करता है, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए करता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है गवर्नर, एंड ये चीफ लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट के मुद्दे होते हैं ये वहाँ पर उसको डिफेंड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है लीगल मैटर्स में, लीगल प्रोसीडिंग्स में। इसीलिए स्टेट ये चाहेगा ना कि सिर्फ जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, वो इस इम्पोर्टेंट ऑफिस को ऑक्यूपाई करें। इसीलिए एडवोकेट जनरल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम होती है जो कि हाई कोर्ट के जज की होती है। सो इट्स क्वालिफिकेशन आर सेम एज दैट ऑफ हाई कोर्ट जज। अब याद करो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं।
पहली क्वालिफिकेशन ये है कि कम से पहली क्वालिफिकेशन तो यार इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, है ना, ये नहीं बताऊंगी तो आप कोई कमेंट कर दोगे। सो फर्स्ट इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, जुडिशियल ऑफिस कम से कम 10 साल तक वो किसी ना किसी जुडिशियल ऑफिस पर होना चाहिए, या फिर अगर वो जुडिशियल ऑफिस पर नहीं है तो उसको एडवोकेट होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम भी 10 साल तक, ठीक है। सो ही शुड हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years और शुड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट फॉर वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। सो ये क्राइटेरिया होता है हाई कोर्ट के जज का, एंड एडवोकेट की भी सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है एडवोकेट जनरल के लिए। ऑल्सो जो रिम्यूनरेशन होती हैं वो भी फिक्स नहीं होती है इनकी, ये भी स्टेट के डिस्क्रिप्शन पर होती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, ये गवर्नर डिटरमिन करता है इनकी रिम्यूनरेशन, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी हो सके। समझ रहे हो ना भाई, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा कोर्ट्स में, लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो स्टेट उसको पूरी तरह से मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेगी। अच्छा, एक मैंने जो पहले बताया था, एडवोकेट जनरल के पास राइट टू स्पीक होता है, राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर में। राइट टू अटेंड भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को वो अटेंड भी कर सकता है, बट राइट टू वोट नहीं होता है, जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल, राइट टू वोट इनके पास नहीं होता है। आर्टिकल 165 गवर्नर अपॉइंट करता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। क्वालिफिकेशन सेम होती है जो किसी हाई कोर्ट के जज की होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस पर हो, या फिर कम से कम 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक कहीं किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। रिम्यूनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं कर रखी है, गवर्नर डिटरमिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन दैट द प्रेजिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? बताओ। 24th, 42nd, 44th, 52nd। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गेस लगाने का है। आर्टिकल 74 सुना है? आर्टिकल 74 वो कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे उसके फंक्शंस में। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। वाइल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो अगर देखोगे तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, ऑफिशियली प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग किसके पास है? इन साहब के पास है एक्चुअल डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टूड? एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ना 1950 में, सो आर्टिकल 74 में सिर्फ एक चीज़ थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड करेगा, एडवाइस करेगा। 1950 तक ये सिर्फ इतना था कि सिर्फ एड करेगा, एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। इसमें ये नहीं था कि प्रेसिडेंट बाउंड रहेगा, बाउंडिंग वाली कोई चीज़ नहीं थी 1950 में कि प्रेसिडेंट के ऊपर वो एडवाइस बाइंडिंग रहेगी और उसको अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। बट जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया ना 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये जो एडवाइस है इसको बाइंडिंग कर दिया गया। दिस एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में फिर क्या किया, 1978 में ये बोला गया कि ये जो एडवाइस है ना, एक बार प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है रिकंसीडर करने के लिए।
ठीक है, कि भाई जो तुमने मुझे एडवाइस करी है वो एक बार और रिकंसिडर कर लो, बट एक बार ही भेज सकता है, दोबारा नहीं भेज सकता। अंडरस्टूड। अगर मान लो कि वापस से इन्होंने रिकंसिडर करके वही सेम एड एंड एडवाइस दे दी तो फिर उसके बाद वो बाइंडिंग रहेगी, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा नहीं भेज सकता है। सो कोई अगर आपको बोले कि क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। ऑलराइट, सो याद रहेगा आर्टिकल 74 1950 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बोला कि ये एडवाइस बाइंडिंग रहेगी। 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया गया ताकि सेफ गार्ड हो सके। ऐसे तो कुछ भी बोलेंगे ये लोग तो सब कुछ मानना पड़ेगा। सो उसमें बोला गया कि ये जो आपने एडवाइस मुझे भेजी है तो ये रिकंसिडर करो। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक बार वापस भेज सकता है उस एडवाइस को, बट अगर उन्होंने दोबारा से रिकंसिडर करके सेम चीज़ बोली तो प्रेसिडेंट के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस। ठीक है। अच्छा गाइस देखो, ये 74 है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज हेड, इसमें अगर आप 89 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 163 ये बोलता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एज चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो ये मैं कह रही थी आपको 89 ऐड करोगे तो आपको स्टेट का इक्विवेलेंट आर्टिकल मिल जाएगा। सो ओरिजिनल प्रोविज़न ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेगी। 42nd एक्ट में इसको मैंडेटरी कर दिया गया। 44th एक्ट में रिटर्न द एडवाइस वंस फॉर रिकंसिडरेशन, बट बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली द पार्लियामेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से आ गया ना केशवानंदा भारती केस यहाँ पर। अच्छा, एक बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे ना, स्पेशली साइंस एंड टेक में एंड एनवायरनमेंट में भी, ये जो कैन वर्ड होता है इट्स ए वेरी लाइटर वर्ड। कोई चीज़ क्या कर सकती है ना, सो ये जनरली करेक्ट होता है वहाँ पर, बट यहाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ आपको पॉलिटी में, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। ज़्यादा ट्रिक्स आपके काम आती हैं, ज़्यादा जो एप्टीट्यूड है वो काम आता है एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक में, और बाकी करंट अफेयर्स में भी आ सकता है ना। यहाँ कम ही आता है, यहाँ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पार्लियामेंट क्या सेक्युलर कैरेक्टर को अमेंड कर सकता है। यार इतना इजी कैसे होगा सेक्युलर कैरेक्टर को अमेंड करना, जब हमें पता है कि केबीसी केस हुआ था 1973 में, जिसमें एक टूल निकल कर आया था विच इज़ कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए बैलेंस की बिटवीन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलर कैरेक्टर इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू कुछ सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताए कि भाई ये सब तो बेसिक स्ट्रक्चर में होना ही चाहिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री फेयर इलेक्शन भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म इज़ ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा समथिंग इज़ फिशी। सेक्युलर कैरेक्टर कैसे पार्लियामेंट अमेंड कर देगी यार? इस हिसाब से तो पार्लियामेंट स्टेट का रिलीजन डिफाइन कर देगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। ओनली द पार्लियामेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, नॉट
नॉट एट ऑल। आप मुझे खुद ही बताओ, पार्लियामेंट कैसे डिसाइड कर लेगा भाई? ये एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? ये जुडिशरी के पास होती है। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसके पास होती है। सो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, नीदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर हियर। सो केशवानंदा भारती केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया। सो उसमें बोला गया कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सेक्युलरिज्म उसी का पार्ट है। सो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रॉय इट्स सेक्युलर कैरेक्टर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी to determine whether a constitutional amendment violates basic structure or not. And that is why Supreme Court is known as the interpreter of the Constitution. Interpreter of the Constitution. Understood? Chalo, next question. Which of the provisions mentioned above are fundamental duties under Part 4A of the Constitution? To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, to protect and improve the rivers and wildlife, to promote equal justice and welfare of the people. बताओ। सोच लिया होगा अभी तक तो। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे मैंने बताया था, दीज आर सम ऑफ द मोरल plus civic obligations that every citizen is expected to perform. ये पार्ट 4A में है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A है। ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं, जस्टिसेबल नहीं होती हैं, मतलब कोई भी सिटीज़न उसको पनिश नहीं किया जा सकता फॉर नॉट परफॉर्मिंग देम। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई पेट्रियोटिक बनो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन प्रमोट करना, रिस्पॉन्सिबल बनो, रिस्पॉन्सिबल बनाना, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी बट जब इमरजेंसी लगी थी 1975-77 में, इमरजेंसी के टाइम पर देयर वाज दिस पर्सन स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीज़न की कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन की बेसिस पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें फिर एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 का, जिसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, वन मोर। सो फार अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 86 में कौन सी वाली को डाला गया था कि जो राइट टू एजुकेशन है, आई मीन गार्डियन जो है, हर गार्डियन एजुकेशन प्रोवाइड करने की, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा अगर उनका जो बच्चा है या फिर उनका जो चाइल्ड है वो 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच में है। इसी में फिर आर्टिकल 21A डाला गया जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। अंडरस्टूड। अब बात आती है तो ये तो, और फिर एक वर्मा कमेटी भी पढ़ी थी ना हमने। वर्मा कमेटी लेटर आई थी 1994 आई गेस। उसने ये बोला था कि जो, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं बट फिर भी कुछ सारे ऐसे एक्ट हैं जो इनको एनफोर्स करते हैं, कुछ सारे ऐसे लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि इनको एनफोर्स करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ आई स्पीक अबाउट ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़, देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये आपसे पूछ सकते हैं, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, देयर इज़ नेशनल फ्लैग एंड देयर इज़ नेशनल एंथम। नाउ द second duty is cherish and follow the ideals of freedom struggle। मैं ना इसमें एक्चुअली ये ढूंढ रही थी, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इनको ABCD ऐसे याद किया जा सकता है, B for something, C for something, तो शायद ऐसे था कि B for brotherhood,
तो ये वाली आ जाएगी उसमें, हार्मनी, ब्रदरहुड प्रमोट करना, एंड जो डिग्निटी ऑफ वुमेन से डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं उनको रिनाउंस करना। फिर सी से ये आ जाएगा चेरिश, चेरिश एंड फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फिर डी से ये आ जाएगा डिफेंड, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिर ई से शायद, ई से कौन सा वाला, एनवायरनमेंट आएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना। फिर एफ से, एफ कोई है इसमें दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये वैसे ही याद रख लो। प्रिजर्व द रिच, एच से ये हो गया हेरिटेज, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडियाज कंपोजिट कल्चर। फिर साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन और वर्ड्स बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सारा, बाकी यहाँ पर ये सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना एंड प्रोटेक्ट करना, ये भी है। सो दीज आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ना यार ऐसे कोई इनकी ट्रिक नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगी। और यहाँ पर ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन था, ये जो चीज़ है ना, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये एक्चुअली DPSP है, दिस इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, अंडरस्टूड, दिस इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसको डिलीट कर सकते थे। सो 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर हियर, 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर हियर। टू भी सही है क्या? हाँ नहीं, 2 तो एक्चुअली रिवर्स और वाइल्ड लाइफ है ना, तो वो एनवायरनमेंट में ही आ गया। हाँ तो ठीक है, सो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ऑल राइट एवरीवन, दिस इज़ इट। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।